वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। ऐसे बिजनेस कोई भी नहीं है जो लॉस में भी जाते हैं और प्रॉफिट में भी रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ चीज़ें हमें स्टार्ट में इनिशियल में लेवल पे हम कुछ मतलब यहाँ पे उसके बारे में सोचते नहीं है, तो उसके उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते बिजनेस तो यहाँ पे आप फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं ऐसी स्टोरी आज मैं आपसे शेयर करूँगा जहाँ पे एक रिटेल मेडिकल स्टोर फेल क्यों हुआ और उसके रीज़न क्या थे। एक्चुअली ये रियल स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कांटेक्ट करके ये चीज़ें बताई है कि उनका मेडिकल स्टोर एक अच्छे होप से स्टार्ट किया लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। तो उसके कारण उसके मतलब जो रीज़न है वो हम जानते हैं। तो उसके बारे में ये पूरा वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं शेयर करूँगा ये स्टोरी और आप भी इससे कुछ सीखें। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे 2 दिन पहले एक हमारे सब्सक्राइबर से मैसेज आ गया है। तो उनका रिटेल स्टोर है और वो अच्छी एक्सपेक्टेड करके उन्होंने स्टार्ट किया था। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, लगभग 7 to 8 लाख इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद वहाँ पे जो शॉप है वो भी बहुत बड़ा है, अच्छा शॉप है, लेकिन वो चलता नहीं है एज़ पर एक्सपेक्टेशन। उनका रेंट भी बहुत है। तो वो क्या करे, इनिशियल लेवल पे उनको ऐसा बोला गया था कि उनका जो रेंट है उससे ज़्यादा सेल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। उसकी रीज़न क्या है, तो ये सारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब्सक्राइबर है बेंगलोर के, उनका नाम ही काव्या है। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉल किया था कि पहले मैसेज किया था कि ये शॉप है, उनका रेंट है 22,000 उनका रेंट है, लेकिन रोज़ का सेल है 2,000 to 3,000। तो उसमें क्या करें, लगभग 6 महीने हो गए तो उनको, लेकिन बहुत डिप्रेशन में आ गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया था। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए और वो अभी उस प्रॉब्लम से आगे जाने के लिए मैंने उनको गाइड किया। उन्होंने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था लगभग 6 महीने पहले। तो उनका जो रेंट था वो 22,000 था। तो उन्होंने इनिशियल लेवल पे बहुत सर्च किया था, लेकिन वहाँ पे उनको रॉन्ग गाइडेंस मिली कि हाँ ये चल सकता है, क्योंकि नियर बाय जो स्टोर्स है उनका सेल रोज़ का 25,000, 30,000, 40,000 भी होता है। तो उनका ऐसा ही मानना था कि हाँ उनका सेल इतना होता है तो आपका उनका खुद का भी हो जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट की, लगभग 6 to 7 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट किए। अच्छा फर्नीचर बनाए, मेडिसिन अवेलेबल किए, और लेकिन उसके बाद भी उनका स्टोर का रोज़ का 2,000 to 3,000 ही यहाँ पे सेल होता था। तो ये सेल का कारण क्या था, उनको उनसे पूछा तब वो पता चला कि यहाँ पे क्या डिस्काउंट सिस्टम बहुत है। मतलब लगभग 10%, 15%, 20% तक भी डिस्काउंट कहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये जो मेड प्लस, अपोलो, ये चेन जो रिटेल चेन है ये यहाँ पे मौजूद है। और जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर है वो भी 10%, 15% डिस्काउंट देते हैं। और सभी लोग जो हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट ओरिएंटेड है। दूसरी बात यह है कि हर एक जो हॉस्पिटल्स है उनकी अटैच्ड मेडिकल स्टोर्स है, और वहाँ पे डॉक्टर्स की खुद की कंपनीज है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे डॉक्टर जो पीसीडी कंपनी जो एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड है उनके मेडिसिन लिखते हैं, तो वो मेडिसिन वहीं पे मिलते हैं। और नेक्स्ट चीज़ मुझे ये लगी, वो उनका लोकेशन है वो फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, एक फर्स्ट माले पे था। तो उसकी वजह से यहाँ पे जाने में दिक्कत आ रही थी। तो ये चीज़ें मुझे डिटेक्ट हो गए। तो फिर भी वो चला रहे थे मेडिकल स्टोर, क्योंकि लगभग सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक कंटिन्यू स्टोर खुला रहता था, लेकिन फिर भी इनका सेल नहीं होता था। तो उसकी वजह से थोड़े डिप्रेशन में तो हर कोई आएगा, तो ये भी डिप्रेशन में आ गए थे। उनके फैमिली से बहुत सारे पैसा जमा करके इन्होंने स्टार्ट किया था। और तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो उसके बाद मैंने उनको समझाया कि ये एक्चुअली अगर आप स्टोर सोच रहे हैं तो वो मेंटेलिटी सोचिए लोगों की, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपके बढ़ाने। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स अगर आपके बढ़ गए तो यहाँ पे उनके हैबिट्स है जो डिस्काउंट की, वो डिस्काउंट से जाके आगे आप सर्विस दीजिए। अच्छी सर्विस देंगे तो उनको डिस्काउंट से अच्छी सर्विस इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगभग आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उसकी वजह से अगर आपका रोज़ का रेंट 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, तो अगर आप उसका मिनिमम 10,000 to 15,000 तक आपको करना है, और वो भी आपको जेनरिक मेडिसिन ज़्यादा देने, सर्जिकल ज़्यादा देने, और जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, वो अगर आप ज़्यादा सेल करेंगे तभी आपका ये प्रॉफिट मार्जिन मैचअप हो जाएगा। और एक चीज़ उन्होंने ये की थी
कि 22,000 ज़्यादा रेंट होता है, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, एक कंपार्टमेंट डाला और वहाँ पे हाफ शॉप उन्होंने लिया, क्योंकि एरिया ज़्यादा था। लगभग 10 स्क्वायर मीटर रिटेल स्टोर को लगता है उनका 25 स्क्वायर मीटर था, तो बाकी का 15 स्क्वायर मीटर यहाँ पे उन्होंने क्लिनिक के लिए दे दिए। और क्लिनिक के लिए देने के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, मतलब तो डॉक्टर तो यहाँ पे बैठने के लिए राजी हो गए। लेकिन यहाँ पे और एक गलती इन्होंने ये की कि यहाँ पे उन्होंने उनके खुद के पैसों से उनका रेंट भरना चालू किया। मतलब वो डॉक्टर को बोले कि हम आपका रेंट भरेंगे तो आप यहाँ पे बैठिए। तो उससे क्या होगा, डॉक्टर जो रहते हैं, मतलब उनका क्या रहता है, जब बहुत सारे ऐसे माइंड के डॉक्टर रहते हैं जो एक्टिविटी ओरिएंटेड रहते हैं, जब एक्टिविटी करती है तभी मेडिसिन लिखते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से कुछ शेयर लेते हैं, तो ऐसे ओरिएंटेड डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं। तो ये ऐसे ओरिएंटेड डॉक्टर थे, ऐसे माइंड के डॉक्टर थे। तो उन्होंने अगर रेंट की बात की, उसके बाद डॉक्टर ने उनसे डॉक्टर का रेंट वो खुद भर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे उसमें भी क्या था, वो पीसीडी ओरिएंटेड कंपनीज लिख रहे थे। मतलब क्या रहता है, पीसीडीज कंपनी खुद की मेडिसिन उन्होंने एक्टिविटी की थी और कंपनी से वो एक्टिविटी ले रहे थे, और ओनली 10% या 20% जो भी मार्जिन रहता है वही सिर्फ रिटेल को मिल रहा था। और उसमें जो मेन कंपनीज की स्कीम थी, वो डॉक्टर ने बोला था कि स्कीम उनको मत दीजिए, एक्टिविटी ज़्यादा दीजिए। तो इससे क्या हुआ था, रिलेशन और भी खराब हो गया। मतलब ये नंबर ऑफ पेशेंट कितनी भी हो जाए, लेकिन जो कंपनीज की एक्टिविटी थी वो डॉक्टर को ज़्यादा मिल रहे थे, डॉक्टर ज़्यादा बेनिफिट्स में आ रहे थे। और डॉक्टर क्या कर रहे थे, उनके आईपीडी जो रहते, मतलब इंजेक्टेबल्स रहते, सर्जिकल आइटम्स रहते, वो खुद के पास रख रहे थे। तो उसकी वजह से उनका मार्जिन पूरा उनको ही मिल रहा था। जो कंपनीज के मेन प्रोडक्ट है वो खुद ही रख रहे थे, और प्रिस्क्राइब मेडिसिन सिर्फ मेडिकल स्टोर से ले रहे थे। मतलब डॉक्टर ज़्यादा कमा रहे थे, मेडिकल स्टोर बहुत कम कमा रहा था। तो उसकी वजह से वो सेल भी कम हो रहा था। तो उनको मैंने एक ही सजेशन दिया कि आप लोकेशन चेंज कीजिए। तो लोकेशन चेंज करने के लिए उन्होंने 2-3 लोकेशन भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे एक लोकेशन था जो मेडिकल स्टोर्स के नज़दीक, मेडिकल स्टोर बहुत सारे थे लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल्स कम थे। दूसरा स्टोर था जहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल स्टोर नहीं था, लेकिन रिटेल जो चेन रहती है मेडिफार्म या अपोलो की, वो वहाँ पे थी। बेंगलोर सिटी मतलब बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिटेल चेन स्टोर बहुत ज़्यादा रहे थे। तो यहाँ पे उनका चेन स्टोर था, तो वहाँ पे भी मैंने बताया कि वहाँ पे मत कीजिए, जहाँ पे ज़्यादा मेडिकल है वहाँ पे भी मत कीजिए। लेकिन एक पॉइंट वहाँ पे ऐसा था कि वो पेडियाट्रिक डॉक्टर थे। तो पेडियाट्रिक डॉक्टर जो रहते हैं ना, तो पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास उनको एक पॉइंट मिला था, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की। अभी की बात ये है कि मैंने बोला है उनको कि पेडियाट्रिक डॉक्टर है, नज़दीक में कितने मेडिकल है, तो लगभग वहाँ पे 500 मीटर तक कोई भी मेडिकल नहीं है। और यहाँ पे और एक नर्सिंग होम है, तो नर्सिंग होम और पेडियाट्रिक की अच्छी ओपीडी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और वहाँ पे रेंट है ना, वो भी 6,000-7,000 है। तो उनको मैंने यही बताया कि यही आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी स्टोर सिलेक्ट करने से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपके नियर बाई कितने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में स्पेशलिटी कौन सी है, स्पेशलिटी है और आईपीडी है या ओपीडी है या सिर्फ डे केयर करते हैं डॉक्टर, ये ध्यान में देना है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन कितने आते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट आईपीडी में रोज़ के कितने होते हैं, ओपीडी में कितने होते हैं, और हर एक प्रिस्क्रिप्शन का वेटेज कितना होता है। मान लीजिए फिजिशियन है तो वो क्रोनिक पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो लगभग 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के लिखेंगे। लेकिन अगर जनरल प्रैक्टिशनर है तो 3 डेज, 5 डेज का लिखता है, तो उसका वेटेज कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका काउंटर बनेगा। तो उसके लिए हमेशा ये काउंट रखिए कि जितना आपका रेंट है उतना रोज़ का काउंटर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने कैलकुलेशन उनको बताया। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यही आप वो सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। तो यही आपको इस स्टोरी से ये पता चला है कि आपको इनिशियल लेवल पे गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर नहीं मिलता है तो आप प्रैक्टिकल लेवल पे लीजिए, 2 महीने 6 महीने काम कीजिए, उसके बाद आप गाइडेंस लेने के बाद खुद एक्सपीरियंस कीजिए और उसके बाद ये डिसीजन लीजिए। किसी और ने बोला है तो मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला था कि घर में जब उन्होंने शेयर किया था कि उनका स्टोर का सेल अच्छा नहीं हो रहा तो क्या करें, घर वालों ने उनको बोला था कि 20% तक डिस्काउंट दीजिए तब कस्टमर आ जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 18% डिस्काउंट है। अगर आप 18% मार्जिन है, 20% अगर आप देंगे तो आप खुद भी घाटे में जाएंगे। नंबर ऑफ कस्टमर कितने भी बढ़ जाए तो ऐसा डिस्काउंट देना बहुत ही लॉस में जा सकते हो, 100% लॉस में जाएंगे। तो नंबर ऑफ कस्टमर आप बढ़ाइए, फोकस कीजिए, सर्विस ज़्यादा दीजिए, तो ऐसे आपका सेल बढ़ेगा। तो यही मेरा मानना था कि यही कोशिश थी आपको कि कोई भी स्टोर या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले
अच्छी गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग गाइडेंस से आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये एक मैसेज आपको पहुँचा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।